अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद आज कई अपडेट्स हमारे पास हैं। हम आपको एक एक करके आगे बताएंगे, उन लोगों की बात भी सुनवाएंगे जो अब भी अपनों की तलाश में हैं। लेकिन सबसे पहले उस शख्स की हम बात करेंगे जिसने विमान हादसे को लेकर सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल किया था मिनट्स के अंदर। एनडीटीवी पर यह एक्सक्लूसिव बातचीत आपको आगे हम सुनवाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन आपको ब्रेकिंग न्यूज की हमने बात की थी तो अब बता देते हैं एनडीटीवी पर विमान हादसे की सबसे नई खबर क्या है। देखिए 1:39 पर यह हादसा होता है। 1:41 पर पहली कॉल चली जाती है। कड़ियों को जोड़िएगा, ये किसी भी चैनल ने आपको अभी जानकारी नहीं दी होगी। इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको अपडेट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। एम्बुलेंस ड्राइवर सतिंदर संधू ने कहा था कि जल्द ही फायर ब्रिगेड भिजवाइए। एनडीटीवी पर इस वक्त की मेगा एक्सक्लूसिव विमान हादसे की लोन सर्वाइवर विश्वास को एम्बुलेंस पर बैठाने वाले थे ये सतिंदर संधू, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये बिग ब्रेकिंग है और एनडीटीवी पर आपको बता दें, आप अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ा सबसे नया खुलासा भी देखने जा रहे हैं। हम आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं 12 जून, याद करिए 12 जून को विमान हादसे के बाद वो कौन सी फोन कॉल थी जिसकी वजह से मौके पर इमरजेंसी सर्विस 108 की एम्बुलेंस पहुंच गई। ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, इसके मायने भी समझिएगा क्योंकि कुछ आपको कड़ियां हम दिखाने जा रहे हैं। एक लेटेस्ट विजुअल आपको दिखाएंगे हम। पहले आपको बता दें, आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसने कॉल की थी और हादसे में जिंदा बचे इकलौते यात्री विश्वास को अस्पताल पहुंचाया था। कुछ ही मिनट्स के अंदर आप इस बात को वीडियो के जरिए समझेंगे कि 1:39 पर हादसा हुआ और 2 मिनट के भीतर 1:41 पर सतिंदर संधू नाम के जो व्यक्ति हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, मदद के लिए फोन घुमा दिया था। सतिंदर दरअसल 108 इमरजेंसी सर्विस के लिए काम करते हैं और सतिंदर उस वक्त उसी हॉस्टल में खाना खा रहे थे। इस खबर को बताने के पीछे के मकसद आप समझ रहे होंगे। जिसके ऊपर विमान उस हॉस्टल में गिर गया था, उन्होंने धमाके की आवाज सुनी, मौजूद वहीं थे, खाना खा रहे थे और तुरंत 108 यानी 108 सर्विस के मैनेजर जितेंद्र शाही को इन्होंने फोन घुमा दिया। इसके साथ ही 1:43 पर सतिंदर घटनास्थल के और करीब पहुंचते हैं और 1:44 पर सतिंदर ने विश्वास को देखा। वो विश्वास जो जलकर, कहते हैं ना, जो जलकर खाक हो चुके विमान की जगह से बाहर निकल रहे थे। अब संधू ने उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। पहले उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इसमें बच भी गया है। विश्वास ने कहा कि मैं विमान के अंदर ही था, विश्वास करिए। जेब से उन्होंने दिखाया जो टिकट्स हैं, तो फिर इनको आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। सतिंदर जब तक संधू की मदद के लिए बढ़े, 1:46 पर 108 एम्बुलेंस सर्विस की 5 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच चुकी थीं और 1:55 पर 25 से ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थी। यह तस्वीर भी साथ साथ आपको हम दिखा रहे हैं। ये फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां देख रहे हैं, आपको जो एक्सक्लूसिव वीडियो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो भी हम आपको दिखाएंगे तुरंत फौरन। देखिए, जिस टाइमलाइन की बात कर रहे थे हम, अब उस पर नजर डालिए। 25 से ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। ये आनंद फानन में आप देख पा रहे हैं अंदर की तस्वीरें, जो एम्बुलेंस से लोगों को लेकर जाया जा रहा था। बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हो गए जो मदद के लिए भी तत्पर थे। वहां पुलिस प्रशासन उतनी देर में आ गई। ये वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, जब शुरुआत हुई है वेरी फर्स्ट 1:39 पर विमान हादसा होता है। ये चंद सेकंड्स के अंदर, ये देखिए, सीधा गिरता है और जोरदार ब्लास्ट होता है। और ये फोन कॉल, आप फोन कॉल भी देख रहे हैं, ये सतिंदर हैं, ये फोन कॉल कर रहे हैं। अब हमारे सहयोगी, हमारे जो संवाददाता है रवीश, उन्होंने बातचीत की सतिंदर से। क्या कुछ बातचीत हुई वो भी आपको हम सुनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि टाइमलाइन से आपको ये दिखाना चाहिए था 1:43 पर क्या हुआ। अब ये तस्वीर, इस पर नजर डालिएगा। यही वो शख्स है विश्वास, ये जैसे ही बाहर निकल रहे थे, इन्होंने कहा कि मैं विमान के अंदर था। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ उन सतिंदर को। ये देखिए, अब एम्बुलेंस की हम चर्चा कर रहे थे, एम्बुलेंस पहुंचती है, आनंद फानन में इनको भेज दिया जाता है। कुछ ही मिनट पर वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अब ये टाइमलाइन देखिएगा और एक और वीडियो जो है एक्सक्लूसिव, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं बार बार, अगर हो तो तुरंत उसको चला देना चाहिए था। चला दीजिए तो दर्शक तक वो पहुंच जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है। उसमें सतिंदर भी हैं, उसमें विश्वास भी बाहर निकल रहे हैं और वो जो महिला जो अपने 14 साल के लड़के को ढूंढ रही थी, उसको बचाने की गुहार लगा रही थी, वो भी उसमें कैद है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन आपको बता दें, अब आपको हम सुनवा देते हैं पहली कॉल करने वाले ने क्या कुछ कहा, क्या बातचीत हुई थी, सुनिए जरा। सिविल के पास बहुत सारी आग लगी है। सिविल के पास? हाँ, क्या था, प्लेन क्रैश हुआ, कुछ हुआ पता नहीं। हाँ ओके। वहाँ से टीम को, टीएल को बोल के सर फायर ब्रिगेड भेजना जल्दी। हाँ, भिजवाता। हाँ, सिविल के पास बहुत सारी आग लगी है। सिविल के पास? हाँ, क्या था, प्लेन क्रैश हुआ, कुछ हुआ पता नहीं। हाँ ओके।
वहाँ से टीम को टीएल को बोल के सर फायर ब्रिगेड भेजे ना जल्दी। हाँ भिजवाता हाँ हाँ जी। हाँ अब आप समझ सकते हैं ये कॉल कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो फौरन मदद पहुंचा दे वही इंपॉर्टेंट है, बिना दिमाग लगाए, और ये भी क्विक रिएक्शन हो कि विद इन सेकंड्स मुझे करना क्या है। क्योंकि इसी कॉल के बाद सबसे पहले हादसे वाली जगह पर एम्बुलेंस पहुंची। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने उन दो लोगों से बातचीत की है जिनके बीच इस हादसे के 2 मिनट के बाद ही बातचीत हुई। सुनिए। 12 तारीख को जो विमान का हादसा अहमदाबाद में हुआ, उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो एम्बुलेंस 108 नंबर की थी, जो गुजरात की सरकारी एम्बुलेंस सर्विस है। सबसे पहले उस विमान हादसे का एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव सतिंदर सिंह जी हैं, जिन्होंने विमान हादसे की सबसे पहली कॉल एम्बुलेंस की सतिंदर सिंह जी ने जितेंद्र शाही जी को की थी। और क्या उसमें कहा, जितेंद्र शाही जी हमें सुनवाएंगे। जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है, ये सतिंदर सिंह जी उसी जो मेडिकल का कैंपस है उसके ठीक सामने बैठे हुए थे, और जैसे ही ये विमान गिरा सबसे पहले इन्होंने देखा और सुनाया क्या, शाही जी को क्या फोन किया, ये देखिए, ये सुनिए। सिविल के पास बहुत सारी आग लगी है। सिविल के पास हाँ शायद प्लेन क्रैश हुआ, कुछ हुआ पता नहीं। हाँ हाँ ओके। इधर सर वहाँ से टीम को टीएल को बोल के सर फायर ब्रिगेड भेजे ना जल्दी। हाँ भिजवाता हाँ जी। हाँ 1:41 पर सबसे पहली कॉल 108 नंबर को जाती है। सतिंदर सिंह जी, आपने क्या देखा था उस वक्त 1:41 पर? सर मेरा ऑफिस 1200 बेड गेट नंबर 8 पे है। हाँ। हम लोग मेरी टीम के साथ में खाना खा रहे थे, तो खाना खाते हुए तो एक साउंड सुनाई दिया, तो हमने बाहर आकर देखा तो पीछे ब्लैक स्मोक निकल रहा था। तो मैं मेरी टीम को इन्फॉर्म किया कि आप जल्दी एम्बुलेंस लेकर वहाँ पहुँचो। मैं दौड़ के वहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ पे पूरा आग लगी हुई थी। अच्छा। और एक सिक्योरिटी गार्ड वाला पहले पर्सन जो बाहर निकला तो पूरा जला हुआ था आधा। तो अपनी जो एम्बुलेंस वहाँ पहुँची तो उसमें बैठाकर उनको सिविल पहुँचाया। सबसे पहले सतिंदर सिंह जी ने शाही जी को, जितेंद्र शाही जी को फोन किया। जितेंद्र साहब, इनका जब फोन आया पहला रिस्पॉन्ड क्या हुआ, कि आपको लगा कि विमान हादसा है? मैं जो 108 सेंटर का हेड ऑफिस है अहमदाबाद, वो सेंटर में बैठा हुआ था। सडनली इनका कॉल आया 1:41 पे, जो आपने रिकॉर्डिंग सुना कि सर ऐसा कुछ हुआ। तो हमको खुद पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या हुआ है। प्लेन क्रैश हुआ है, इन्होंने फिर बताया, हम शायद समझे कि मिलिट्री जोन है, चाहे यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ क्रैश ब्रेश हुआ या कोई कुछ चीज़ फटा हो। बाद में मैं दौड़ के भागा, हमारे जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर का कॉल सेंटर था उसमें तुरंत ही कि भाई कुछ बड़ा हुआ है। हमने एम्बुलेंसेस को डिस्पैच दिया, कंसर्न जो एजेंसीज है, फायर, उनको सबको इन्फॉर्म कराया। फिर विदिन मिनट्स दूसरे कॉल सब आना शुरू हो गया कि भाई हुआ है ना, कंफर्म हुआ कि भाई पैसेंजर प्लेन फटा है। विदिन मिनट्स हमने 15 से 20 मिनट में दूसरी 20 एम्बुलेंस की व्यवस्था की, और पहली 25 एम्बुलेंस रेस्क्यू में लग गई, और फायर की गाड़ी आ गई, एनडीआरएफ की टीम 8 से 10 मिनट में सारी टीम दूसरी यहाँ पे आ गई। और हमने जो पहले जो लोकल थे या वहाँ पे जो जिसको चोट बोट लगी या जो हॉस्टल के बच्चे जो भाग के आए स्मोक के कारण, उनको पहले जो 15-20 जन है उनको फटाफट एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाया। अच्छा, अब एक और चीज दर्शकों को बताएं कि जो विश्वास, जो 242 पैसेंजरों में से एक शख्स जो बचे, वो विश्वास जी को भी सतिंदर सिंह जी ही लेकर गए थे। सर, वो क्या सीन था? सर जैसे ही मैं सीन पे पहुंचा वहाँ पे देखा कि एक पर्सन गेट में से बाहर आकर वापस अंदर जाने की ट्राई कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसको पकड़ा तो पूछा, तो बोले, उन्होंने बताया कि जो मेरे रिलेशन वाले हैं, फैमिली मेम्बर है, वो प्लेन में जल रहे हैं, और मैं प्लेन में से बाहर कूदा। तो आपको भरोसा हुआ कि वो ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा ट्रस्ट तो नहीं, लेकिन उसके जो हाव भाव थे उससे पता चल रहा था कि शायद ये सच बोल रहा है। लेकिन फिर उसको बाद में उनको हमने एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। शिफ्ट करते हुए जो मेरी टीम है तो उन्होंने वापस उनसे इन्फॉर्म पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैं गोवा का रहने वाला हूँ, जहाँ से हम लोग लंदन जा रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ। मैं जो सीट थी मेरी वो इमरजेंसी गेट के पास थी, तो वहाँ जैसे इमरजेंसी गेट टूटा तो मैं वहाँ से बाहर निकल गया। जैसे कि सर, मैं जब ये वीडियो वायरल हुआ, सब सोशल मीडिया पे आने लगे, हमारे पास इंक्वायरी आने लगे कोई बचा है, हमको तो विश्वास नहीं कोई बचा है। हमारी टीम ने भी, क्योंकि हमारे पास कुछ डिटेल थे नहीं, लेकिन इनका नाम रिकॉर्ड करके हम पेशेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करके आए थे। शाम को जब पता चला कि भाई जो पैसेंजर का लिस्ट आया उसमें, और हमारी टीम ने जो हैंडल किया कि भाई नाम विश्वास करके है,
तब हमको पता चला कि एक्चुअली सर्वाइवर है। फिर भी विश्वास न होने का जो एम्बुलेंस की टीम ने उस पेशेंट को हैंडल किया था, सतेंद्र जी और जो एम्बुलेंस की क्रू मेंबर थे, उनसे हमने कंफर्म किया कि आपकी क्या बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि जैसे भी पेशेंट को हमने अंदर लिया, विश्वास जी को, वो घबराए हुए थे। फिर उन्होंने ऐसा बोला कि मैं फ्लाइट में से कूद गया, फ्लाइट में से गिर गया, फ्लाइट में। तो हमको लगा शायद कि ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, उस पर गिरा है, फ्लैट पर से कोई कूदा होगा। हमको विश्वास ही नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि जैसे कि दीव का रहने वाला हूँ, लंदन जाना है और मेरे फैमिली मेम्बर अंदर है, मैं अंदर से गिरा हूँ। जब शाम को जो पैसेंजर लिस्ट का कंफर्म हुआ, तब हम ऑफिशियली बोल सके कि भाई वो बंदा बचा हुआ। बाकी हमको विश्वास नहीं था कि वो बंदा अंदर का ही था। देखिए, विमान हादसे का 17 सेकंड का वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे वो वीडियो बनाया किसने। विमान हादसे से 2 किलोमीटर दूर आर्यन अपने घर में थे। अब उनके हाथ में मोबाइल फोन था। पहली बार विमान के टेक ऑफ का वीडियो बना रहे थे, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही विमान क्रैश हो गया। आर्यन को लेकर आज कई खबरें सामने आई। पुलिस ने उनसे वीडियो को लेकर पूछताछ भी की है। हालांकि पैनिक करने की जरूरत नहीं होती है। कई लोगों ने कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको हिरासत में लिया गया, पुलिस ले गई, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, वो अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आती है, क्योंकि यही वीडियो वायरल है हर जगह, तो पुलिस सिर्फ लेकर गई है कि पूछताछ कि आखिर आपने कैसे बनाया, क्या मन में था, या फिर आपने इत्तेफाक से बना लिया, ये सब कुछ। ये और आप साथ में तस्वीरें भी देख रहे हैं, क्योंकि ये विमान लैंड होता है, जो टेक ऑफ होता है, अभी ऊपर बढ़ता है, उसके बाद से अचानक नीचे ये आता है और विस्फोट होता है जोरदार। सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, जो हॉस्टल में मौजूद थे वो भी, और जो प्लेन में मौजूद थे वो भी। अब इसी को लेकर ये छानबीन हो रही है। ये एक कड़ी है। आज की अब दूसरी बड़ी तस्वीर आपको जल्दी से दिखा देते हैं। आपको ध्यान होगा, हॉस्टल बिल्डिंग में विमान का हिस्सा फंसा हुआ था। 2 दिन तक सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब सर्कुलेट हुआ, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। क्रेन की मदद से बिल्डिंग में विमान का जो हिस्सा फंसा हुआ था, जिसे आपको हमने भी दिखाया था, उसे निकाल दिया गया है। और साथ ही आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। आइए जरा इसको डिटेल्स ग्राफिक्स के माध्यम से। ये हिस्सा आप देख रहे हैं। एक तरफ तो देखिए ये एनडीआरएफ वगैरह, एसडीआरएफ, जितने भी अपनी एजेंसियां हैं वो मदद में लगी हुई थी। अब एरो मार्क करके आपको दिखा रहे हैं, ये वो हिस्सा प्लेन का जो लगातार लोग देख रहे थे। अब इसको वहां से हटा लिया गया है। चूंकि लोग वहां पर पहुंच भी रहे थे, उससे एजेंसियों को भी परेशानी हो रही थी। अब इसको यहां से क्लीन कर दिया गया है। ये खबर है। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाएं। अब आज का एक और बड़ा डेवलपमेंट क्या है आप जानिए। एयर इंडिया ने, ये इंपॉर्टेंट है, एयर इंडिया ने अपनी उड़ान 171 का नाम बदल दिया है। जो प्लेन क्रैश हुआ था उस विमान का नाम बदल दिया गया है, ताकि इस नाम से अब कोई फ्लाइट ऑपरेट नहीं होगी। अब इसकी जगह AI 159 फ्लाइट शुरू की जाएगी। 171 नहीं, उसका नाम बदल दिया गया 159। वैसे आपको बता दें, साल 2014 में मलेशियन एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट का नाम बदला था। कुआलालंपुर बीजिंग रूट पर ऑपरेट होने वाली MH370 फ्लाइट बाद में क्या हो गई, MH318 कर दी गई थी। इसका नाम बदल दिया गया था। वो इसलिए किया गया है कि ये जो हादसा हुआ ये अब यादों में ना रहे। सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए। अब जब भी इस विमान की बात होती, चर्चा होती, तो लोगों के जहन में इसका नाम छपता 171। तो इसको, इन यादों को मिटाने के लिए अब 159 नया नाम। अब जरा आपको बता दें जल्दी से, अहमदाबाद हादसे को लेकर आज के अपडेट्स क्या क्या हैं, तो ग्राफिक्स के माध्यम से पॉइंटर्स बता देते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी गठित की गई है। गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी हादसे के कारणों का पता लगाएगी। और अब तक 11 मृतकों के डीएनए नमूने मैच हो चुके हैं। बहुत दुखद है ये, देखिए, अपनों को खोजने के लिए डीएनए सैंपल देने पड़ रहे हैं। एक मृतक का शव परिवार को सौंप दिया गया है। मलबा हटाने के दौरान विमान की टेल से एक शव बरामद हुआ। बहुत ही दुखद है। शव भी नहीं मिल रहे थे और इसको बयां करने के लिए शब्द भी नहीं मिल रहे हैं। टाटा ग्रुप के बाद अब एयर इंडिया ने मृतकों के परिजनों के लिए मदद का ऐलान किया। हालांकि आप मुआवजा कितना भी दे दें, जख्मों पर मरहम लगाने की पूरी कोशिश करें, लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। एयर इंडिया ने 25 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। पहले आपको बता दें 1-1 करोड़ सबको देने की बात भी सामने आई। ये हर एक डिटेल्स आपको हम दे रहे हैं। कुछ लोग सरकार की कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए मदद को लेकर।
याचिका भी डाली गई है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। इस बीच डीजीसीए के निर्देश पर बोइंग 787 विमानों की जांच का काम शुरू हो चुका है। अब तक 9 बोइंग 787 विमानों की जांच पूरी 787 विमानों की जांच पूरी हो चुकी है। बचे हुए जो 24 बोइंग विमान हैं उनकी जांच जल्द होनी है। अब टाटा ग्रुप ने मृतक छात्रों को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन हमने फिर वही कहा कि आप आर्थिक मरहम कितना भी लगाएं, जिसके सपूत, जिनकी मां, बहन, बच्चे, बेटी या कोई भी रिश्तेदार चले गए, वो वापस नहीं आएंगे। ये दुखद। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर अहमदाबाद प्लेन हादसे के पायलट्स को लेकर भी बहस चल रही है और एक्सपर्ट्स इस हादसे को टेक्निकल फेल्योर बता रहे हैं और कुछ का मानना है कि इस हादसे में मानवीय भूल यानी ह्यूमन एरर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि इसकी पड़ताल कैसे हो। वैसे सरकार ने आज इसी सवाल की गुत्थी सुलझाने के लिए हाई पावर्ड कमेटी गठित कर दी है। लेकिन एनडीटीवी की टीम ने जब अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास रहने वाले लोगों से बातचीत की तो पायलट्स को लेकर कई ऐसी बातें कही गई जिन्हें आपको जरूर सुनना चाहिए। 200 मीटर पहले हो जाता तो शायद हम लोग बचते भी नहीं। यहाँ पे गिरा होता तो हमारे यहाँ पे 108 भी नहीं आती ना फायर ब्रिगेड आता, यानी ये पूरी पब्लिक मरती। सब मर जाते सर, यहाँ के पीछे लक्ष्मी नगर के सब। 12 जून को इसी एयरपोर्ट से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था। कई लोगों ने विमान को उड़ते हुए देखा, लेकिन 1 मिनट बाद अचानक क्रैश होते हुए भी देखा। सवाल अभी बाकी है, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि विमान नीचे आ गिरा? ऐसा क्या हुआ होगा कि दोनों पायलट विमान को कंट्रोल नहीं कर पाए? ऐसा क्या हुआ होगा कि उड़ान के 1 मिनट में ही सबसे सेफ माने जाने वाला विमान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया? We are going to form another high-level committee under the chairmanship of Home Secretary, high-level committee which is going to investigate this crash. ये सही है कि अभी इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ एक के बाद एक थ्योरी पर ही चर्चा हो रही है, अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई एक्सपर्ट कहता है कि विमान में हाइड्रोलिक फेलियर हुआ होगा, जबकि कुछ ऐसे हैं जो सीधे तौर पर उन दोनों पायलट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जिन्हें 9300 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। It could be human error. How it can happen is that instead of one of the pilot, instead of putting the landing gear up, must have put the flaps up, and that's the only explanation. What, as my experience, I could say that this could be one of the reason what has happened. इसी तरह की बातें वो लोग भी कर रहे हैं जो सिविल एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी थियरी को सर्कुलेट कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ होगा? सच तो आगे पता चलेगा, मगर इतना जरूर है कि AI-171 की आखिरी उड़ान को लेकर एयरपोर्ट के पास रहने वाले लोगों का भी अपना वर्जन है, अपने सवाल हैं। अगर विमान हादसे वाली जगह से 50 मीटर पहले गिरा होता तो क्या होता? अगर विमान मेडिकल हॉस्टल की बजाय घनी बस्ती में गिरा होता तो क्या होता? जाहिर है तबाही और ज्यादा होती, कई और लोग इसकी जद में आते। पायलट को लेकर एयरपोर्ट के पास रहने वाले लोगों का क्या कहना है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। आपका बिल्कुल एयरपोर्ट से सटी हुई जगह है, हाँ, तो अच्छा ये है कि प्लेन यहाँ हादसा नहीं हुआ। वो तो अच्छा है कि यहाँ पे गिरा होता, यहाँ पे गिरा होता तो हमारे यहाँ पे 108 भी नहीं आती ना फायर ब्रिगेड आता। यानी समझ लो कि यहाँ पे गैस के बाटले भी इतने, एक एक घर में एक एक 2-2 बाटले, यानी ये पूरी पब्लिक मरती कि नहीं मरती। और मैं तो यूँ बोलने मांग रहा हूँ कि यहाँ पे 108 और फायर ब्रिगेड की सुविधा होनी चाहिए। हम तो डर गए थे, क्या हुआ, आतंकवादी आए क्या, कि भूकंप आया ऐसा करके। फिर धुआं मैं दौड़ी वहाँ से, तो रास्ता खबर नहीं पड़ी, फिर पब्लिक बाहर आ गई थी सर। अच्छा, ये जहाज क्या उस समय बहुत नीचे था क्या? और अगर इस इलाके में दुर्घटना हो जाती तो हो जाती सब मर जाते सर, यहाँ के पीछे लक्ष्मी नगर के सब। आमतौर पर होता यह है कि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाता है तो वो रिहायश यानी इंसानी बस्ती से दूर बनाया जाता है। लेकिन ये भी सही है कि एयरपोर्ट के पास रिहायशी कॉलोनी को लेकर नियम स्पष्ट नहीं है, इसलिए कई जगह एयरपोर्ट की सीमा के पास ही रिहायशी कॉलोनी मौजूद है, जैसे अहमदाबाद में दिखाई देता है।
देखिए ये अहमदाबाद का एयरपोर्ट है और उससे सटा सबसे पहली जो कॉलोनी है वो लक्ष्मी कॉलोनी है और उसके बाद में ये मेघानी कॉलोनी जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। और अगर इस जगह पर हादसा होता तो आप समझिए कि बहुत सारे घर बने हुए हैं, सैकड़ों लोग इससे हताहत हो सकते थे। देखा कि सर पूरा घर, पहले तो एकदम तेज से आवाज़ आई, मतलब क्रैश हो रहा था इसलिए बहुत तेज आवाज़ आया। तो फिर पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, पहले ऐसा लगा कि जैसे कि भूकंप आया हो। फिर जैसे ही हम बाहर निकले वैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आई, मतलब प्लेन ब्लास्ट हुआ होगा। अगर ये 200 मीटर पहले हो जाता तो पहले हो जाता तो शायद हम लोग बचते भी नहीं, क्योंकि जो उनका जो प्लेन का जो टायर है ना वो एग्जैक्ट हमारे छत को टच करते करते हुए निकला है। पायलट की मेहरबानी उतना कि उन्होंने इस एरिया में, नहीं तो आज हम भी नहीं बचते। ऐसा संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी, मतलब आम जनता और भी ज़्यादा मर सकते थे अगर इतने एरिया में उन्होंने अगर लैंडिंग की होती तो। पब्लिक चिल्ला रही थी, बोले प्लेन गिरा प्लेन। मैं फिर दौड़ के गया तो मैंने सामने देखा धुआं था, चारों तरफ आग लगी हुई थी। मैं वहाँ मैस में गया, देखा बच्चे चिल्ला रहे थे वहाँ पर, बोले बचाओ बचाओ, और वो फंस गए थे बेचारे, अंदर मलबे में दबे हुए थे। फिर हम लोगों ने, कमांडो है आर्मी के, वो आर्मी वाले भी थे और मेरे कुछ फ्रेंड भी थे, हम लोगों ने सब में मिलकर उन बच्चों को उस मलबे से निकाला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉलोनियां बनाई जा सकती हैं, हालांकि ऊंचाई पर प्रतिबंध है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत भी डीजीसीए फ्लाइंग ऑपरेशंस की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों से तय दूरी पर बने स्ट्रक्चर्स की ऊंचाई पर प्रतिबंध लगाते हैं। अब लाख टके का सवाल यही है कि जो पायलट आखिरी वक्त पर मेडे कॉल कर रहा था, क्या उसके दिमाग में ये बात आई होगी कि विमान को रिहायशी इलाके से दूर ले जाया जाए। अब जरा समझिएगा, विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा, लेकिन क्या होता अगर विमान हॉस्टल से पहले ही गिर गया होता, कितना नुकसान पहुंचता। इस बात को समझने के लिए यह जानना बेहद अनिवार्य है कि उस इलाके में आबादी कितनी है। अब आप इस बात को समझिए, एयरपोर्ट की बाउंड्री से बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इस पूरे इलाके को मेघानी नगर कहते हैं, लेकिन हॉस्टल मेघानी नगर के दूसरे छोर पर है। यानी विमान मेघानी नगर के कई मोहल्लों को पार करते हुए हॉस्टल तक पहुंचा और क्रैश हुआ। अब आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, पूरी तरह से आपको दिखा रहे हैं डिटेलिंग, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ये वो इलाके हैं जो मेघानी नगर में आते हैं। न्यू अमर पार्क सोसाइटी है, ओमकार नगर है, यहाँ पर शंकर जमादार की गली है, शांति सागर की गली है, मेंटल बारी है, लक्ष्मी नगर, और कुल मिलाकर इन इलाकों में 4000 के करीब मकान स्थित हैं। अगर एक परिवार में औसतन हम कह रहे हैं 5 सदस्य भी हों तो उस दिन 20,000 लोगों के सिर के ऊपर से विमान गुजरा। खतरा बहुत बड़ा था। जाहिर है अगर उस दिन विमान पहले ही गिर गया होता तो तबाही का दृश्य क्या होता, थोड़ा अंदाजा लगाकर देखिए। हॉस्टल में गिरा, वो हॉस्टल आखिरी हिस्सा था, मोहल्ले में बहुत ज्यादा लोग थे। अगर बाउंड्री वॉल के पास सघन आबादी थी, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं डिटेलिंग के साथ, 20,000 लोग थे, अगर वहां गिरता तो कल्पना करिए। लेकिन विमान आगे गिरता है, इसलिए अभी आप ईश्वर से कहिए, राहत की बात है कि थोड़ा नुकसान अभी कम हुआ है। हालांकि सैकड़ों लोग मारे गए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि 20,000 जहां आबादी है, अगर विमान वहां पर गिरता तो क्या होता। पायलट की सूझबूझ और पायलट की हिम्मत, उस वक्त चंद सेकंड्स में दाद देनी पड़ेगी, जो कि इस दुनिया में नहीं है। उनको सलाम बनता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि किसी भी पायलट की जिंदगी में, किसी भी पैसेंजर की जिंदगी में ऐसा दिन ना आए जब विमान को लेकर क्रैश लैंडिंग करनी पड़े। उन आखिरी पलों में पायलट सुमित सबरवाल के मन में क्या चल रहा होगा, यहां पर बताना, जताना, विश्लेषण करना बहुत आसान है, लेकिन जरा समझिए कि आप अगर पायलट होते, हम अगर पायलट होते, चुनौती कितनी बड़ी होती। इसलिए उन पलों को जिन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, बहादुर, इन्हें लेकर कई रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी मनुग्या लोईवाल ने यही समझने के लिए ग्रुप कैप्टन मनीष से बातचीत की है। जहाँ पर खड़े हैं चारों ओर हरियाली है, आकर यहाँ गिरा, लेकिन कुछ और भी तो हो सकता था। जहाँ हम खड़े हैं मनोज्ञा, अभी हम हो सकता है वो जगह ही ना होती, बिकॉज पायलट की सूझबूझ देखिए। आखिरी क्षणों में कुछ जहाँ 600 फीट की हाइट में उन्होंने देखा एयरक्राफ्ट कंट्रोल में नहीं है, वो नीचे जा रहा है, ही वुड हैव सीन द ग्रीन स्पॉट हियर, बिकॉज हर पायलट के दिमाग में लास्ट मोमेंट्स तक वो कोशिश करते हैं कि कम से कम कोलैटरल डैमेज हो यहीं पे। जैसे मैंने कहा, थोड़ा आगे जाते सिविल हॉस्पिटल है, थोड़ा पहले होते जहाँ हम खड़े होते ग्राउंड जीरो पे, आज शायद
शायद ये भूमि यहाँ नहीं होती जहाँ हम खड़े होकर आप कवर कर रहे हैं और पीछे दिखा रहे हैं। आंखों में आंसू नमी देख रही हूँ एज अ पायलट। बिकॉज एज अ पायलट अभी हम अपने को सबसे एंड में रखते हैं। वी सी की उस क्षण में जो हमारे नीचे लोग हैं, हमेशा पायलट का सबसे तत्पर वो रहता है मन में ख्याल कि कोलैटरल डैमेज जीरो हो, हम चले जाएं लेकिन हमारे साथ कोई और ना जाए। और जैसे मैं एक और बात कहूँगा कि जो ब्लैक बॉक्स क्यों रिकवर किया जा रहा है, बिकॉज एक जहाज का जो सबसे रेयर हिस्सा होता है दैट इज लीस्ट प्रोन टू डैमेज, उसमें सबसे कम नुकसान होता है। इसलिए ब्लैक बॉक्स के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो आगे रखा होता है सो दैट पायलट आखिरी मोमेंट पे ना कुछ बात करते हैं, बिकॉज वो को पायलट से बात करेंगे क्या हो गया, टू कैच दोज इंपॉर्टेंट डायलॉग्स जो बाद में काम है। और इंजन की आवाज़ें भी आती है, वो लोग बात कहीं को पायलट से ATC से बात करते हैं, उससे एक अंदाज़ा हो जाता है कि क्या जहाज में प्रॉब्लम हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, वो जहाज के पिछले हिस्से में होता है। तो कल जो मिला था वो भी पिछले हिस्से से सेफ मिला, उस बिल्डिंग के ऊपर जो हमारे बैकग्राउंड में है, जो आई थिंक हॉस्टल है, एंड वहाँ से रिकवर किया गया है। तो हमें उसके तह तक पहुँचना है कि क्यों हुआ, तो FDR इस ताले की चाबी है। पायलट अपने हवाई जहाज से कैसे बात करता है? क्या कभी गुस्सा होता है, नाराजगी होती है, दिल लगी होती है? बिल्कुल बातें करते हैं हम लोग, बातें करते हैं क्या हो गया, क्यों आज क्या हो गया। जैसे हम आपस में बात करते हैं आज हमारा ठीक दिन नहीं है, आज तुम्हें क्या हो गया, आज मूड खराब है, आज बहुत अच्छा दिन है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अस। हम जब उड़ते हैं तो हमारा ही एक्सटेंशन, मैं कहूँगा कि हमारी बॉडी का एक एक्सटेंशन है। भावुक पल हैं। एक ग्रुप कैप्टन बता रहे हैं अपने बारे में किस तरह से उनकी बातचीत होती है एयरक्राफ्ट से, ठीक उसी तरह से हर पायलट की ज़िंदगी में ये पल आते हैं जब वो हर बार उड़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सुमित सब्बरवाल जैसे याद रखे जाते हैं। सुमित सब्बरवाल और उनके साथ जो कैप्टन थे, पूरा क्रू मेंबर्स और पूरे पैसेंजर्स, वो हमेशा याद रहेंगे। भारत के आंखों में नमी है, लगातार सभी आंखें गमगीन हैं। आपको शुरुआत में हमने बताया था जिस जगह विमान हादसा हुआ वहां आज क्रेन पहुंचे, विमान के मलबे को हटाने का कार्य और तेजी से हुआ और यह आगे भी जारी रहने वाला है। लेकिन इस बीच आज हमारे रिपोर्टर रवीश रंजन शुक्ला और मनोज्ञा लोईवाल पूरे दिन ग्राउंड पर मौजूद रहे। अहमदाबाद प्लेन हादसे की वो कहानियां तलाशते रहे जो मलबे में दफन हो गई। कुछ कहानियों के सिरे मिले तो कुछ अधूरी थी। हालांकि आज वो लड़का जरूर मिला जिसने अपने मोबाइल में विमान हादसे का वीडियो बनाया था। वीडियो कैसे बना, ये कहानी और भी चौंकाने वाली है, जरा सुनिए। रनवे वही, एयरपोर्ट वही और वीडियो बनाने वाली जगह भी वही, सब कुछ तो एक जैसा है। बस फर्क इतना है कि 12 जून को एयर इंडिया के जिस विमान ने उड़ान भरी वो मोहल्ले के काफी नीचे की तरफ आ गया, 1 मिनट के अंदर आग का गोला बन गया। और आज जो विमान उड़ा वो काफी ऊंचाई से निकल गया। देश को दर्द में डुबोने वाले इस हादसे में सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई। लेकिन यह हादसा देश के सामने आया कैसे, आज आपके चैनल NDTV ने यही जानने की कोशिश की। हादसे की गवाही देने के लिए सबसे पहले ये वीडियो फ्लोट हुआ। 17 सेकंड का ये वीडियो जिस मोबाइल से बना, जिस शख्स ने बनाया, हमारे संवाददाता ने उसे ट्रेस किया। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सरस्वती नगर है, यहीं इस घर में आर्यन नाम के शख्स ने वीडियो बनाया था। हमारे रिपोर्टर रवीश जब उनके घर पहुंचे तो पता चला कि वो किराए पर अपने पिता के साथ रहता है। मकान मालकिन को वीडियो दिखाया, उन्होंने फौरन बताया कि वीडियो आर्यन ने अपने मोबाइल पर बनाया था। 1:39 या 40 मिनट पर ऐसे घटना घटा है। तो इसने ये दरवाजा के पास ये खड़ा था, हाँ यहीं पे खड़ा था। तो उसने वो नज़दीक से जब क्रॉस किया ना तो उसने वीडियो बनाना शुरू किया कि मतलब जाएंगे इससे गांव देहात में अपना बच्चा दोस्त को दिखाएंगे कितना नज़दीक से मतलब प्लेन जाता है। तो ये बच्चा लोग मेरा साथ में ही था, सारा लोग वहाँ से आए कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, देखो ना ये जहाज़ में आवाज़ भी नहीं है। अब उसका मतलब ये उड़ने का उसका तरीका भी कुछ दूसरे टाइप का था। अच्छा। हाँ, तो ये लोग को लगा कि मतलब ये गिरेगा, ये करते करते बच्चा लोग ऊपर आया, यहीं सारा लोग देखने लगा। और वो लड़का हाथ में मोबाइल लिया था तो सोचा कि मैं वीडियो बना लेता हूँ। ये नज़दीक से जब जाने लगा तो ये वीडियो बनाना शुरू किया। तो यहीं से शुरू किया, बस यहाँ जाते जाते तक क्रेश हो गया। हाँ, बस इतना ही टाइम में उसका मतलब वीडियो बनाया, मतलब एक मिनट या जो भी 49 सेकेंड हुआ हो, इतने में यहाँ जाकर के क्रेश किया। मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं इधर ही ना गिर जाए। आर्यन के पिता रिटायर्ड फौजी हैं।
वो अब सुपरवाइजर की नौकरी करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्यन 2 दिन पहले ही अपने गांव से आया और प्लेन क्रैश होने से 2 घंटे पहले ही अपने घर पहुंचा। पहली बार इतने करीब से इतने बड़े विमान का टेक ऑफ देख रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस विमान का वीडियो बनाया वो उसकी आंखों के सामने ही क्रैश हो जाएगा। और ये वीडियो बना के आप लोगों को भी भेजा, किसको भेजा? नहीं, हाँ, हम लोग पे भी आया है। हम खुद से लिए बाबू दो, तो डर रहा था, नहीं दे रहा था, पर हम लोग को दिया। हाँ, वीडियो हम लोग के भी पास पड़ा है। वो तुरंत मतलब बनाया, तुरंत हम लोग वापस लिए उसे। तो देखिए सुनीता जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं 12 तारीख को 2 घंटा पहले ही आर्यन गांव से यहाँ पर आया था। चूँकि कभी विमान उस तरीके से देखा नहीं था तो उसने सोचा कि अपने मोबाइल से हम विमान की वीडियो बना लेते हैं, लेकिन वो विमान का जो 17 सेकंड का वीडियो है वो कितना अहम साबित होगा जांच के लिए, इसकी कल्पना उसने नहीं की थी। आप बस उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक लड़का जिसके हाथ में मोबाइल था वो तो अपने सपने को मोबाइल में कैद करना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, देश में सदी के सबसे बड़े विमान हादसे को अनजाने में रिकॉर्ड कर लिया। आर्यन ने जो वीडियो बनाया 17 सेकंड का वक्त यहाँ से और उस क्रेन तक पहुँचने में लगा विमान को, तो इसीलिए ये जो वीडियो है ये बहुत अहम है। आर्यन से भी पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है कि आखिर ये प्लेन में कैसे जा रहा था, क्या था उसमें, क्योंकि पूरी जांच के लिए जो आर्यन का ये वीडियो है, जो आर्यन का बयान है, वो भी काफ़ी अहम समझा जाता है। तो यही वजह है कि आप देखिए कि ये रिहायशी इलाका और क्रेन जहाँ पर लगा हुआ मैंने दिखाया, वहाँ पर जो है वो प्लेन क्रैश हुआ है। लक्ष्मी नगर से कैमरा पर्सन पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो एनडीटीवी पर आज आपने जो एक्सक्लूसिव खबरें हमारे साथ देखी वो हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने भेजी थी। वो आज दिन भर अस्पताल से लेकर मेघानी नगर तक मौजूद थे, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे जो सहयोगी हैं वो अहमदाबाद से पल पल की रिपोर्ट्स आप सभी दर्शकों तक पहुंचाया उन्होंने और लगातार पहुंचा रहे हैं। रवीश, आज की बड़ी बात क्या है? आज दर्शकों को लगातार हमने हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी पहुंचाई, लेकिन चूंकि आप अहमदाबाद में मौजूद हैं, वहां से आज दिन की सबसे बड़ी खबर क्या रही? जी देखिए, सबसे बड़ी खबर है उन जिनके अपने इस दुर्घटना में ख़त्म हो गए, मौत हो गई उनके लिए आज थोड़ी सी एक राहत की बात यह है कि डीएनए का मिलान हो चुका है और पहले बैच में 9 शवों को जो है वो मिलान कर लिया गया है। परिजनों को बुलाया गया है और आज रात को कभी भी उनको शव सुपुर्द किए जाएंगे। एक शव जो है वो उनके परिजन को सुपुर्द किया गया है। तो ये एक थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि उन परिजनों के लिए राहत की खबर है जो बीते 2 दिनों से अपनों के शव के लिए जो है वो अस्पताल में भटक रहे थे। दूसरी एक खास बात यह है कि आज जो मलबा हटाया गया है और जो टेल हटाई गई उस कैंटीन से हॉस्टल के, उस टेल को हटाने में एक जो एयर होस्टेस का शव बरामद हुआ, क्योंकि टेल में उस तरीके की आग नहीं लगी हुई थी, तो एयर होस्टेस का जो शव है वो जला हुआ नहीं था, तो उसकी यूनिफॉर्म से जो है वो ये पता लगा कि ये एयर होस्टेस है। तो तकरीबन जो है वो 30 से 40% जो मलबा है उसको हटाया जा चुका है। तीसरी बात यह है कि वो 17 सेकंड का जो वीडियो है जो आज की तारीख में एक सबसे बड़े विमान दुर्घटना का सबसे अहम सबूत है, वो उससे कई बार विशेषज्ञ अंदाजा लगा सकते हैं कि उन 17 सेकंड में क्या कुछ विमान के साथ में हुआ होगा। उस आर्यन का भी बयान आज दर्ज किया गया है। तो एक जांच में आप कह सकते हैं कि ये एक अहम बात है। चौथी बात यह है कि जो सकुशल बचे थे सुकुमार जी, उनके आज माता पिता ने उनसे मुलाकात की हॉस्पिटल में। हालांकि उस मुलाकात को बहुत सीक्रेट रखा गया क्योंकि तमाम सारे मीडिया के लोग उनसे बातचीत करना चाहते हैं कि आखिर जो रमेश बचे इस पूरे हादसे से वही एक 242 पैसेंजर में से एक शख्स थे। तो उनके आज माता पिता ने उनसे एक मुलाकात की। तो ये आप कह सकते हैं कि ये 3-4 एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो आज दिन भर रही। दिन भर एकदम तांता लगा हुआ था। आज आपने देखा कि कई सारे नेता भी घायलों का हालचाल लेने के लिए पहुंचे।
तो अब घायलों का इलाज भी हो रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही शव को सारे लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। रवीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहां से पूरी खबर को अपडेट करने के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, बेहद अफसोसजनक लेकिन सच्चाई यही है कि जिन परिवारों के अपने अब कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे, अब उनकी शिनाख्त की कोशिश हो रही है और पीड़ित परिवारों को इंतजार है कि वो कम से कम अपने अपनों का अंतिम संस्कार कर सकें। इस वक्त कम से कम आपको बता दें, 9 यात्रियों की डीएनए प्रोफाइलिंग का काम पूरा हो चुका है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ताबूत भी देख रहे हैं। ताबूतों की तस्वीर पीड़ा पहुंचाने वाली है, झकझोर देने वाली है। कई तो उधर शव नहीं मिले और लगातार खबरों को पहुंचाने के लिए शब्द भी नहीं मिल रहे। अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 9 यात्रियों के डीएनए उनके परिवार वालों के साथ मैच कर लिए गए हैं, मिलान हो चुका है और फिलहाल एक शव परिवार को सौंप दिया गया है। दरअसल डीएनए वेरिफिकेशन और इससे जुड़ी कानूनी कार्रवाई में बहुत वक्त लगता है। यही कारण है कि इस पूरे प्रोसेस में समय लग रहा है। अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल के बाहर इस वक्त कई लोग फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। ये ऐसी फोन कॉल हैं जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी। परिवार वालों को अस्पताल की ओर से डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसा इसलिए ताकि उनके अपनों की शिनाख्त की जा सके। वो चाहेंगे कि शिनाख्त ना कर पाए, मिलान ना हो, लेकिन उनको पता है ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि विमान में उनके अपने बैठे थे। ये वो जानते हैं, डेटा कहता है, सीट नंबर कहती है, टिकट्स कहते हैं, करें तो क्या करें। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में इस समय ऐसे लोगों की भीड़ है जो अपने अपनों की शिनाख्त के लिए यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया जा रहा है। ऐसे ही लोगों में एक हैं धैर्य के चाचा उस विमान में थे जिसने लंदन के लिए उड़ान भरी और कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाया। अभी क्या हुआ है, डीएनए परीक्षण? हाँ, डीएनए परीक्षण अंकल के लिए रिपोर्ट्स दे दिए हमने। भी आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने बोला है कि आपको बुलाएगी जल्दी से। मीन्स अभी आप सैंपल दे दो, 72 आवर्स वैसे बोले, लेकिन हो सकता है कि इतना जल्दी तो हम दे देंगे। मतलब ये कहा गया है कि 3 दिन के भीतर। हाँ, क्योंकि क्या है कि इतनी ज़्यादा मौतें हुई तो सबका सैंपलिंग होना है तो टाइम लगेगा शायद। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लेने के बाद लोगों से कहा जा रहा है कि उन्हें 72 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पहुँचे लोगों में रोशनी के पिता भी हैं। रोशनी उस विमान में केबिन क्रू मेंबर थी। ये फोटो है रोशनी सौंदर्य की, जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट में हादसा हुआ उसमें कैबिन क्रू थी। हम इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है और ये डोंबिवली की रहने वाली थी। उनके पिताजी राजेंद्र जो यहाँ पर अभी डीएनए सैंपल देके आए, हमसे बात कर रहे हैं। अभी बहुत बॉडी है अंदर, 300 350, इसलिए अभी किसी को बोल नहीं सकते जैसा जिस हिसाब से होगा। अभी कल सुबह का 72 घंटे का टाइम दिया है, कल सुबह देखते हैं। डीएनए टेस्ट के नतीजे पूरी सफलता के साथ उन यात्रियों की पहचान कर लेंगे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्योंकि हर कोशिका के अंदर डीएनए होता है, हम किसी भी टिश्यू से डीएनए निकाल सकते हैं। हम अगर भाई भाई भी हैं फिर भी एक दूसरे से अलग दिखते हैं। तो वो चीजें जो आती है वो हमारे डीएनए सीक्वेंस से आती हैं और उसको हम अनरेवल कर सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से, और इससे हम अलग बता सकते हैं कि ये व्यक्ति किस फैमिली से जुड़ा हुआ है। ये या अगर 2 सैंपल दीजिए तो हम बताएंगे कि ये अलग अलग लोग हैं कि एक ही व्यक्ति का सैंपल है। ये चीज़ें बड़ी आसानी से और बहुत ही विश्वसनीय ढंग से बताई जा सकती हैं इस टेक्निक के माध्यम से। स्थानीय लोग भी अस्पताल में पहुंचकर डीएनए टेस्टिंग के काम में पीड़ित परिवारों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर इस जगह का क्या नाम है, जो आ रहे हैं, जो ये चैनल देख रहे हैं, उनको पता चले कि यहाँ आके डीएनए सैंपल आप दे सकते हैं? ये कसौटी सेंटर बोलते हैं, जो बीजे मेडिकल जो कॉलेज है सिविल में, उसके अंदर आया हुआ है कसौटी सेंटर।
और जैसे कि जो परिजन सैंपल दे देते हैं उसके बाद उनको कहाँ रुकना है, क्या आगे की प्रक्रिया होगी, कैसे सब? सबका मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज किया है। 72 आवर्स जो लगता है उसको, पूरा प्रोसेस है डीएनए को, तो 72 आवर्स के बाद सामने से उनको कॉल भी आएगा। रहने के लिए व्यवस्था किया हुआ है यहाँ सर्किट हाउस। कॉल आएगी तो पता चलेगा कि डीएनए टेस्ट का नतीजा क्या रहा। लेकिन जीवन में कभी ऐसी कॉल का भी इंतजार करना पड़ेगा, ये कल्पना भी कितनी भयावह है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। स्टूडियो में हम आपको खबर बताकर ये महसूस कर पा रहे हैं दर्द कितना है, लेकिन उनसे ज़्यादा बेहतर नहीं महसूस कर पाएंगे जिन्होंने अपनों को खो दिया। किसी ने अपने बच्चों को खो दिया, बेटों को, बेटी को, पिता को, माँ को, बहन को, चाचा चाची, कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं। अब आप समझिए ज़रा, वो सोच रहे थे कि हमारा बच्चा, हमारे घर वाले लंदन जाएंगे, वहाँ से तस्वीरें भेजेंगे, वीडियो कॉल होगी, कुछ खरीदारी होगी, किसी ने कुछ मंगाया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो वापस दोबारा नहीं आने जा रहे हैं। दुखद है। विमान हादसे ने जिन परिवारों को जीवन भर का दर्द दे दिया, उनकी आखिरी उम्मीद ये है कि दुर्घटना में जिन अपनों को उन्होंने खो दिया, कम से कम उनकी पहचान हो जाए ताकि इन परिवारों को उनका हिस्सा मिल पाए। इसके लिए डीएनए टेस्ट कराए जा रहे हैं। आपको बताते हैं आखिर डीएनए टेस्ट होता कैसे है। देखिए, डीएनए टेस्ट से ऐसे होती है मृत व्यक्ति की शिनाख्त, जैसे खून, हड्डी, दांत, बाल या फिर त्वचा से सैंपल लिया जाता है। एयर इंडिया 171, अब इस फ्लाइट का नाम तो बदल गया है, 159। अब इस केस में मृतकों के बॉडी पार्ट से सैंपल लिया जाएगा और लैब में इन सैंपल से डीएनए को अलग किया जाएगा। डीएनए एक खास कोड है जो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। सैंपल के आधार पर डीएनए प्रोफाइल तैयार की जाएगी। इस डीएनए प्रोफाइल का मिलान दूसरे डीएनए से होगा मैच, यानी इस डीएनए को माता, पिता, बच्चों के डीएनए से मिलाएंगे, यानी ब्लड रिलेशन जिसे हम कहते हैं। डीएनए प्रोफाइल मैच करेगी तो उस व्यक्ति की शिनाख्त हो पाएगी। अब इसके लिए भी लोग इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कोई हॉस्टल में खाना खा रहा था तो कोई अपने परिजनों की जगह पर दुकान पर बैठा था। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को कागजों में अपडेट करने का फैसला किया था। हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला अहमदाबाद में ऐसे ही एक घर पहुंच गए। इस घर में अब सिर्फ 2 बच्चे हैं। 12 जून को इनके माता पिता आधार कार्ड अपडेट कराने गए थे, वापस नहीं लौटे। मिला तो सिर्फ आधार का जला हुआ कार्ड और पिताजी की स्कूटी। कोई हॉस्टल में खाना खा रहा था तो कोई अपने परिजनों की जगह दुकान पर बैठा था। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को कागजों में अपडेट करने का फैसला किया था। हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला अहमदाबाद में ऐसे ही घर पहुंचे। इस घर में अब सिर्फ 2 बच्चे हैं। 12 जून को इनके माता पिता आधार कार्ड अपडेट कराने गए थे, वापस नहीं लौटे। मिला तो सिर्फ आधार का जला हुआ कार्ड और पिताजी की स्कूटी। मैं इस वक्त अहमदाबाद के लक्ष्मी नगर के इलाके में हूं, जहां पर रणवीर जी और उनकी पत्नी चेतना, ये दोनों ही लोग आधार कार्ड को ठीक करवाने के लिए आईपी कंपाउंड गए हुए थे। ये आईपी कंपाउंड उसी मेडिकल कॉलेज के कैंपस के अंदर ही है। तो वहाँ पर वो लोग करीब 1 बजे के आसपास में गए थे और अचानक विमान हादसा हुआ और ये पति पत्नी दोनों ही लोग जो है वो दुर्घटना का शिकार हो गए। उनके बेटा और बेटी हैं और बुजुर्ग माता पिता हैं। कब गए थे, क्या बता के गए थे और फिर कैसे आपको वो पता कुछ चला? बता के गए नहीं थे, ऐसे कहा कि आधार कार्ड रिव्यू कराने हम जा रहे हैं। ऐसे 31 बजे गए थे और 2 बजे मैंने कॉल किया उनको तो दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा है। अच्छा, हाँ। फिर आपको कैसे पता लगा कि वो हादसे का शिकार हुआ? फोटो आधार कार्ड का उनको मिला है जला हुआ थोड़ा। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट है वो जला हुआ मिला है? डॉक्यूमेंट में से एक ही मिला है, आधार कार्ड, वो जला हुआ है थोड़ा। कब वो गए थे, कैसे आपको पता चला, क्या जानकारी आपको मिली? वो 1 बजे के बाद निकले यहाँ से, बोले हम आधार चेंज करवाने जाते हैं अंदर, कुछ तकलीफ थे अंदर तो। फिर वहाँ घर आए नहीं, घर
1:30-2 बजे के बाद में हमने फ़ोन का कांटेक्ट किया, कांटेक्ट नहीं हो रहा था। फिर हम वहाँ तपास किया तो ऐसा ये प्लेन में हादसा हुआ है, वहीं जगह पे वो गए थे। जिस वक्त रवीश इस परिवार से बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान हमारी एक रिपोर्टर मनोज्ञा क्रैश साइट पर मौजूद थी। ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी जब विमान का पिछला हिस्सा हॉस्टल की छत में फंस गया था। अब विमान के मलबे को हटा दिया गया है। ये देखिए, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीधे किस तरह से एयरक्राफ्ट को उठाया जा रहा है, एयरक्राफ्ट को हटाया जा रहा है। और ये एयरक्राफ्ट यहाँ से पूरी तरह से एक क्रेन से उठाकर एयर इसके टेल को हटाकर उस 3 तल की इमारत से हटाकर, जो कि मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ पर हॉस्टल था, और वहां से हटाया जा रहा है इसको। प्लेन क्रैश साइट पर डीजीसीए के अलावा एनएसजी, एनडीआरएफ, एफएसएल, फायर रेस्क्यू फोर्स, एएआईबी और सीआईएसएफ की टीमों ने मलबे का निरीक्षण किया। वहीं एयर इंडिया ने बताया कि उसने 9 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमानों के वन टाइम सेफ्टी चेक्स को पूरा कर लिया है। बाकी 24 विमानों को भी इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद वो विमान आग के गोलों में तब्दील हो गया। इस सवाल का जवाब ब्लैक बॉक्स में ही मिल सकता है, जो कि मिल चुका है 28 घंटे के बाद। अब देखिए जरा कुछ डिटेल्स दे देते हैं, आखिर क्या होता है ब्लैक बॉक्स। सबके मन में ये प्रश्न होता है। आपको इन तस्वीरों के जरिए हम समझाते हैं कि विमान के इस हिस्से में होता है ब्लैक बॉक्स। देखिए जरा, शुरू करिए। विमान के जरूरी डेटा को ये रखता है सुरक्षित। ये हिस्सा फ्लाइट रिकॉर्डर, डू नॉट ओपन, साफ तौर पर लिखा हुआ है। इसकी विशेषता आगे धीरे धीरे सब कुछ करके बताएंगे। पहले हम आपको एआई के जरिए जनरेट किया हुआ है, उसको आपको हम बता रहे हैं। अब विमान के जरूरी डेटा का ये रिकॉर्ड रखता है सुरक्षित। दुर्घटना के बाद जांच में अहम भूमिका इसी की होती है, इसलिए सबकी निगाहें होती हैं ब्लैक बॉक्स पर। एक्शन का डेटा हो, यह सुरक्षित रखता है। आग, विस्फोट और क्रैश को यह झेल सकता है। पायलट की बातचीत और इंजन की आवाज भी रिकॉर्ड करता है, मतलब जो भी घटना अभी चल रही हो उस वक्त। रेडियो ट्रांसमिशन को भी रिकॉर्ड करता है। विमान की ऊंचाई, रफ्तार, दिशा, यह सब कुछ बताता है, इसलिए यह अहम होता है। और किसी भी चाहे आप क्रैश हो जाए, आग हो, पानी हो, सब में ये सुरक्षित रहता है। इसलिए इसको ढूंढना अनिवार्य होता है, जो कि मिल चुका है 28 घंटे के अंदर। हमने कोशिश की कि इस घटना से जुड़ी हर एक डिटेल, चूंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है आपके लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए, ये भारत का बहुत बड़ा एक नुकसान, बहुत बड़ा लॉस हर एक मामले से, तो इससे जुड़ी हुई आपको हमने जानकारी पहुंचाई। हम लगातार इस खबर पर बने भी हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर। आप जुड़े रहें, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।